हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मर्षि आईएएस में। फ्रेंड्स, मैं स्वीटी सिंह आप लोगों के बीच एक बार पुनः उपस्थित हूँ एक ऐसे टॉपिक को लेकर जिसमें स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, जिसमें उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा परेशानियाँ रहती हैं और 75% जो हमारा सिलेबस है, हम आप लोगों को पता होगा कि हम किस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, वो है हमारा यूपीएससी। ठीक, आप लोगों को पता है ये हमारा जो एग्ज़ाम है बिल्कुल करंट बेस एग्ज़ाम है, और अगर इसमें हमारा करंट थोड़ा भी वीक रहा या हम बिल्कुल थोड़ा सा भी कंफ्यूज हुए तो 1-2 नंबर से भी अगर हम चूक हो जाते हैं तो फ्रेंड्स वो हमें मतलब असफलता दिला देता है। फिर हम बहुत ज़्यादा नर्वस होते हैं। बहुत सारे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं जो है अनअकैडमी पे एक यूपीएससी मेंटोर हूँ, एक कोच हूँ आइकॉनिक, आप लोग अगर जानते होंगे तो उसी हिसाब से जैसे हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत ऐसी लोगों से बात कर कर, ऐसे जो हमारे गर्ल्स कैंडिडेट और बॉयज़ कैंडिडेट भी हैं जिनको बहुत ही ज़्यादा करंट में प्रॉब्लम है, उन्हें इतना नहीं पता होता है कि वो करंट को कैसे पढ़ें। बहुत बिगिनर स्टूडेंट्स हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 1-2 बार अटेम्प्ट मेंस दे चुके हैं, यहाँ तक कि इंटरव्यू भी दे चुके हैं, लेकिन फिर भी करंट पढ़ने में उनको कन्फ्यूजन होती है। और फ्रेंड्स, एक चीज़ होता है, हमारे पास एक ही सोर्स होता है, द हिंदू। लेकिन आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि हम लोग जो भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनकी इंग्लिश लैंग्वेज इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती है कि वो द हिंदू पेपर को बहुत ही अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, तो मैंने तो बहुत लोगों को ये पेपर्स पढ़ने के लिए रेकमेंड किया, लेकिन बच्चों की ये शिकायत होती है कि मैम मैं जो है नोट्स नहीं बना पाता हूँ, या इसके समरी हम कैसे निकालें, बहुत ज़्यादा लॉन्ग, जैसे टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और आपको पता है टाइम मैनेजमेंट कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और यूपीपीएससी एग्ज़ाम के लिए। तो जितने भी हमारे एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, यूपीएससी के हो गए, जितने भी अदर स्टेट पीएससी के एग्ज़ाम हो गए, उन सबके लिए फ्रेंड्स आप लोगों को मालूम है कि मैं खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और मुझे खुद भी एग्ज़ाम देना है। तो मेरे पास इतना तो वक्त नहीं है फ्रेंड्स कि मैं बहुत ज़्यादा जो सब्जेक्ट है आप लोगों को बता सकूँ और पढ़ा सकूँ, क्योंकि मुझे खुद भी अपनी तैयारी करनी है। लेकिन फिर भी बहुत ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो उनकी 34 साल एज हो चुकी है, 35वें साल में वो एंट्री कर रही हैं और वो हाउस वाइफ है, उसके बाद भी उनके मतलब पढ़ने में उनके अंदर इतना जुनून है, और उनके लास्ट अटैम्प्ट हैं। आपको पता है कि ओबीसी में 35 मतलब एज तक, 35 की एज तक हम एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो उनको कितनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होती है, उन लोगों की डिमांड पर, उन लोगों की रिक्वेस्ट पर ये चीज़ें एक नैतिक दबाव समझ लीजिए फ्रेंड्स, या जो भी समझ लीजिए इंसानियत, मुझे जिनकी इन लोगों के अंदर इतना जुनून है, जो अपने घर बार गृहस्थी संभालते हुए इतना करने का अगर जुनून रखती हैं, तो ऐसे लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छा मतलब कोर्स लेकर आ रही हूँ। कोर्स क्या, उसको आप कह लीजिए कि करेंट है। ठीक है, जो जिसकी सबकी ये प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स। ठीक है, तो उन लोगों के लिए मैं लाऊंगी। मैं ये तो नहीं कर रही कि पूरा का पूरा करंट मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि मेरे पढ़ाए हुए में से 75 से 80% तक क्वेश्चन आप लोगों के कवर हो जाएंगे। वो आपके यूपीएससी की पूरी तैयारी तो कंप्लीट नहीं करवाएगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि आपकी जो भी तैयारी है उसमें मजबूती ज़रूर प्रदान करेगा। वो चाहे जो भी स्टूडेंट हो, पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, आईएएस की तैयारी कर रहे हो, या स्टेट मतलब सिविल सर्विसेज की कोई भी तैयारी कर रहे हो, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्लास लाभदायक होने वाली है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस क्लास को अच्छे से देख सकते हैं। इसमें इस क्लास से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं इसको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ कर ला रही हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप लोग इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ यही है कि इस क्लास से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है फ्रेंड्स कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भटक रहे हैं, जिनको ये बात नहीं पता चल पा रही है कि वो करंट को कैसे पढ़ें, तो वो अपना जो भी है न्यूज़पेपर है, मैगजीन है, जो भी है चीज़ें पढ़ते रहें।
मैं मना तो नहीं कर सकती पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा करना उचित भी नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ नहीं है हमारी वीडियोज आपको सिर्फ एक बेस प्रदान करेगी, एक आधार बनाएगी, जिसे आपको अपनी जो पढ़ाई है उसको पढ़ने में सरलता मिलेगी, उसमें आपको स्पष्टता मिलेगी। ठीक है, तो इसको आप लोग एक सहायक वीडियो के रूप में लीजिए, लेकिन काफ़ी हद तक आपकी मदद करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन उसके पहले आज ये मतलब मेरी अभी पहली क्लास है, अभी हमने कोई भी करेंट्स की वीडियो नहीं डाली है, लेकिन आप लोगों को यहाँ तक कि मतलब जनवरी 2020 से लेकर और आपको मई 2021 तक यहाँ तक का करंट आपको मिलेगा। और मैं कोशिश करूँगी कि 1 या 2 वीडियो में 1 महीने के करेंट्स को मतलब मैं कंप्लीट करूं। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं मैं बनाना चाहती हूं, ताकि आप लोगों को बोरियत न फील हो, तो इसलिए इतना करेंगे। आज हमारी इंट्रोडक्शन क्लास है फ्रेंड्स, इसलिए आप लोग बोर मत होइए, क्योंकि मैं क्लास को तुरंत स्टार्ट कर देती हूं, लेकिन ये इसमें आपको जो भी स्ट्रेटजी, जो भी मैं जैसे आगे फॉलो करूँगी उसे बताना बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लास आपकी जनवरी से लेके 2020 से लेके मई 2021 तक चलेगा, जो आपको कम से कम 3 या 4 बार रिवीजन करना होगा। और इसकी जो PDF है या PPT है, जो भी है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। जो है टेलीग्राम चैनल, आप लोगों को लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो उसे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं और उसमें आपको PPT भी मिल जाएगी। नहीं तो आप लोग वीडियो देखते समय एक रनिंग नोट्स भी अपना तैयार कर सकते हैं। वो ज़्यादा मेरा मानना है फ्रेंड्स कि आपकी जो वीडियो होती है वो अगर क्लास को देखते समय आप लोग अगर अपने आप जो नोट्स को तैयार करते हैं और अपने हाथों से हैंड राइटिंग में तैयार करते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छा होता है। और हमें लिखते समय दिमाग हमारा सोचता भी है, तो उसमें हमें ज़्यादा तैयार होता है, हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाती है। तो हम जब कुछ भी पढ़ते हैं, हम हमेशा एक पेज या कॉपी और पेन लेकर ही बैठें और हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ को नोट डाउन करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ यही है, ऐसे स्टूडेंट्स को जो काफ़ी सीरियस हैं लेकिन उन्हें एक प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रही है, और मैं ऑलरेडी एक गाइडर हूँ। इतने बड़े जो इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी, तो वहाँ के तो हमारे बच्चे जो लाभान्वित होते ही हैं, लेकिन जो बच्चे इतनी फ़ीस पे नहीं कर सकते हैं और अनअकैडमी पे नहीं आ सकते हैं, क्योंकि काफ़ी अच्छी खासी उसकी मतलब फ़ी है, तो मुझे पता है कि इतने ज़्यादा सबके पास आर्थिक प्रॉब्लम होती है जो नहीं आ सकते हैं। तो उनके लिए मैं यूट्यूब पे जो कुछ भी कर सकती हूँ मैं करने का प्रयास कर रही हूँ। तो आप लोग इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आज फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस को डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आज सिलेबस को डिस्कस करूंगी और कल से आप लोगों को प्रॉपर एक वीडियो मिलेगी जो करंट से रिलेटेड होगी। और मेरी रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक वर्ड, एक एक लफ्ज़ हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा और एक एक शब्द आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। और आप लोग उसे जाकर गूगल भी करके देख सकते हैं उसको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए, क्योंकि मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगी, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आज हम लोग सिलेबस को स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि सिलेबस में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि हमारे पास यूपीएससी ने एक सिलेबस को दे रखा है, ठीक है, दूसरा प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है फ्रेंड्स, यही दो हमारे पास बेस है जिसके जरिए हम लोग यूपीएससी का रास्ता तय करते हैं। यही जो है हमें गाइडेंस दिखाता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई चीज़ अगर आपको लोगों को बताती हूँ तो मुझे कुछ ऐसी चीज़ मिल गई जो मुझे पता है, नहीं फ्रेंड्स, यही ये दो रास्ता है जिसके जरिए मैं जानती हूँ, आप लोग भी जान सकते हैं। मैं वो तरीका बताना चाहती हूँ आप लोगों को, जिससे आप खुद ही अपने गाइडर बन सको, क्योंकि ज़िंदगी भर बैसाखी के सहारे चलना अच्छी बात नहीं होती है। तो आप लोग इस पर सीखने आते हो, अनअकैडमी चैनल हो या जो भी चैनल हो, कहीं भी आप लोग जाते हो तो सीखने जाते हो, ना कि उस ज़िंदगी भर सीखते रहो। सीख कर आप सेल्फ डिपेंड बनिए और सेल्फ ही खुद को मोटिवेट कीजिए, क्योंकि खुद का मोटिवेशन ही काम आता है, दूसरों का मोटिवेशन कभी काम नहीं आता, क्योंकि वो क्षणिक होता है, क्षण भर का होता है। तो जो हम अपने आप को अपने से जितना अच्छे से समझा सकते हैं, दूसरा व्यक्ति हमें कभी नहीं समझा सकता। तो ये पहली बात, हमारी वीडियो देखते समय
ये 2 चीज़ आप लोगों के पास ज़रूर होना चाहिए। टेलीग्राम चैनल में ये जो सिलेबस की PDF है 11 पेज की है, ठीक है, ये पड़ी हुई है। और जो भी हमारे डिस्कॉर्ड के बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, हमारे मतलब स्टूडेंट्स हैं अनअकैडमी के, डिस्कॉर्ड में पड़ा हुआ है, तो वो डिस्कॉर्ड में जाकर इस चैनल PDF को डाउनलोड करके हार्ड कॉपी में निकाल सकते हैं और ये वीडियो देखकर वो अपने सिलेबस में मार्क कर सकते हैं जो भी चीज़ें मैं इंपॉर्टेंट मार्क कराऊंगी। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरी बात है फ्रेंड्स, एक अवधारणा सबके मन में बनी होती है कि पहले प्रीलिम्स की तैयारी करो, प्रीलिम्स निकल जाएगा तो मेंस की तैयारी करेंगे। फ्रेंड्स, ये अवधारणा बिल्कुल ही गलत है। हमारी तैयारी कभी भी सिर्फ प्रीलिम्स और सिर्फ मेंस की नहीं होती है। प्रीलिम्स और मेंस, यहाँ तक कि मैं तो ये कहूँगी इंटरव्यू तक की तैयारी, मतलब प्रीलिम्स आपका मेंस, यहाँ तक कि इंटरव्यू की तैयारी, ये सबकी तैयारी फ्रेंड्स साथ में होती है। आप खुद सोचो कि क्या आप प्रीलिम्स निकाल लोगे, उसके बाद मेंस निकाल लोगे, तब जाके इंटरव्यू की तैयारी करोगे? ऐसा तो है नहीं कि 1-2 महीने में इंटरव्यू की तैयारी करी जाती है। कभी भी इंटरव्यू में आपके ज्ञान का परीक्षण नहीं होता है, आपके एटीट्यूड, आपके व्यवहार, आपके व्यक्तित्व की परीक्षण होता है। आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आपके अंदर सहन शक्ति है। तो फ्रेंड्स, ये सारी जो चीज़ें हैं ये एक दिन में आपके अंदर नहीं आती है, इसे सीखने के लिए बहुत सारा वक्त चाहिए। तो आपको शुरू से ही, चाहे वो बिगिनर स्टूडेंट्स हों या कभी 1-2 बार एग्ज़ाम दे भी चुके हों, तो उनको शुरू से ही सब चीज़ों की तैयारी एक साथ करनी चाहिए। दूसरी चीज़, कोई भी चीज़ जो है आपको सिर्फ प्रीलिम्स होता ही नहीं है। हमारा जो सिलेबस है उसमें सिर्फ प्रीलिम्स जैसा कोई कंसेप्ट है ही नहीं, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंसेप्ट है। उसको फ्रेंड्स आप लोगों को मैं अभी मतलब इसमें आपको प्रमाणित करूंगी सिलेबस को डिस्कस करने से। तो आपको हमेशा सबसे पहली बात याद रखनी है कि आपको तैयारी मेंस की करनी है, जिसमें से मेंस के साथ साथ आपके प्रीलिम्स की तैयारी अपने आप इनडायरेक्टली होती चलती है। आपको बस कोशिश करना है कि जो है आप जो भी टॉपिक पढ़ते हैं उसके साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है और साथ साथ में आपके जो पेपर हैं उसके यूनिट को साथ साथ देखते हुए चलना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कुछ भी मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स ये बहुत ही बेसिक है, बहुत ही धरातल पर चीज़ बता रही हूँ। इसे अगर आप लोग फॉलो करेंगे मतलब स्टार्टिंग में तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हर कड़वी चीज़ बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो ये कड़वा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, पढ़ना किसी को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को जूझना पड़ेगा इससे और करना पड़ेगा, क्योंकि सबके अंदर अगर ये हैसियत होती तो एक रिक्शे वाला, एक ऑटो वाला रिक्शा ऑटो नहीं चलाता, वो भी पढ़कर कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर बन जाता। तो जिसे इस चीज़ का शौक़ है, जिसका सपना है कि हमें कुछ करना है, उसे इस चीज़ में जलना पड़ेगा। लेकिन फ्रेंड्स, एक बात ये भी विश्वास दिला रही हूँ कि कुछ ही दिन आप लोगों को ये बुरा लगेगा, मतलब बुरे के कहने का मतलब है कि थोड़ा आपके दिमाग को बोझिल करेगा, आपको माइंड इसके साथ जब तक रनिंग में नहीं आएगा। लेकिन जब आपको ना कहते हैं, हमारी भाषा में कहते हैं कि एक होता है UPSC का बुखार चढ़ना, अगर इसका बुखार आपको चढ़ गया तो वो बुखार आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ही आनंददायक होता है। और पढ़ाई लिखाई कभी फ्रेंड्स नुकसान नहीं होती है। सिलेक्शन तो एकमात्र हमारा लास्ट उद्देश्य है, लेकिन हम पढ़ लिख कर UPSC ऐसी चीज़ है कि ये हमें एक ऐसा इंसान बनाती है जो हम अपने समाज में समायोजित हो पाते हैं। हमें UPSC सब कुछ सिखाती है, सब कुछ बताती है। तो एक इसको बहुत ज़्यादा, यही हमारा ईश्वर है, भगवान है, आपकी पूजा है, अर्चना है, कर्म है, सब कुछ है। तो आप इसके लिए जो कुछ भी त्याग करेंगे, इतना याद रखिए, एक दिन इससे आपको वापस ज़रूर मिलेगा। आप औरों से जो अपेक्षा करते हैं, आप यहाँ इससे अपेक्षा कीजिए। इसके लिए अगर आप वक्त देंगे UPSC के लिए और ईमानदारी से मेहनत करेंगे, ईमानदारी मतलब अपने प्रति आप ईमानदार होइए, लोगों के दिखावे में नहीं, लोगों के बातों से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ज़िंदगी में बहुत सारी परिस्थितियाँ आती हैं, बहुत बार ऐसा मन होता है कि आए दिन मैं भी UPSC की एक एस्पिरेंट हूँ फ्रेंड्स, तो पता है आप लोगों को, जहाँ तक कि आए दिन ऐसा बहुत होता है, क्योंकि हम लोग मानव हैं। हर मानव के जीवन में ऐसी चीज़ें आती हैं और ऐसी प्रॉब्लम्स भी आती हैं कि
ऐसा लगता है कि नहीं अब यूपीएससी को हम छोड़ दें, हम इसको नहीं कर पाएंगे, लेकिन नहीं, अपने आप को पेशेंस रखना है। दो चीज़ बहुत बना के रखना है, एक विश्वास, ट्रस्ट, एक पेशेंस, धैर्य। बहुत ही ज़्यादा धैर्य मांगती है यूपीएससी। टूटना, अगर आप टूटे नहीं अंत तक तो आपको कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये कुछ चीज़ें थी जो नैतिक बातें थी जो मोटिवेट आपको कर सकें। बस इतना मैं चाहती हूँ कि आप लोगों का मोटिवेशन बना रहे और आप लोग इस तैयारी को, इस परीक्षा को जो भी तैयारी कर रहे हैं उसे आप लोग सही से कर सकें। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, तैयारी करेंगे, इसका मतलब सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को। फ्रेंड्स, ये देखिए आपका यूपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है फ्रेंड्स। तो सबसे बड़ी बात ये है फ्रेंड्स कि आपको कभी भी तैयारी करते समय मेंस के सिलेबस को सिर्फ ध्यान में रखना है। जो हमारा मेंस का सिलेबस है, अभी हम आपको मेंस का भी सिलेबस दिखाते हैं, तो मेंस के सिलेबस को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि जो हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस है बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट में और हर एक सब्जेक्ट को एक लाइन में कंक्लूड कर दिया गया है यूपीएससी के माध्यम से, जिससे मुझे जो होता है कि बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हम इसमें कैसे पढ़ें। ठीक है, जैसे एक चीज़ और है फ्रेंड्स, जैसे करेंट को हम बोलते हैं कि इतना ज़्यादा करेंट क्यों मतलब हमें कठिन लगता है, या जो भी है इतना ज़्यादा इसको महत्व क्यों देना चाहिए। सबसे पहले क्यों का हम क्वेश्चन जो है आपको इसका आंसर देना चाहती हूँ कि आप देखिए ये हमारा जो सिलेबस है प्रीलिम्स का, तो आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स, जो पहला हमारा पॉइंट है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपके फर्स्ट पॉइंट पे यूपीएससी ने ये सिलेबस को रख दिया है। ठीक है, कभी आपने सोचा है कि इसको क्यों आप उसने रखा है? क्योंकि अगर हम जागरूक ही नहीं रहेंगे हमारे देश में, अंतर्राष्ट्रीय में, विदेश में क्या हो रहा है, तो हम किसी भी घटना को कैसे जोड़ पाएंगे। तो ये यूपीएससी ही इसको इतना महत्व दे रही है, तो हम लोग इसको महत्व क्यों नहीं देंगे। तो फ्रेंड्स ये चीज़ है। तो हम लोगों को करेंट को बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है, जो कि मैं आप लोगों को इसी चैनल पर आपको डेली करेंट्स की एक वीडियो ज़रूर मिलेगी। और मैं इसके लिए तो फ्रेंड्स प्रॉमिस करती हूँ, और आप लोग इतना ट्रस्ट कर सकते हैं, और एग्ज़ाम होने के बाद आप लोगों के साथ वीडियो रहेगी। मैं ऑनलाइन बोल रही हूँ, आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर मिला भी सकते हैं कि हमारी वीडियो से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो मैं सिर्फ आप लोगों को कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप लोगों को इस मेरी वीडियो को ही फॉलो कीजिए। आपकी तैयारी में ये मदद ज़रूर करेगी, आप लोगों को इतना विश्वास है, तो वीडियो को ज़रूर आप लोग देखिएगा। दूसरी बात फ्रेंड्स, करंट को तो जो भी है इसका सलूशन मैं कर दूंगी। बाकी जो भी बच्चे हों, अगर द हिंदू पढ़ने में सक्षम हैं, पढ़ सकते हैं, अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बिल्कुल ही बेझिझक द हिंदू को फॉलो कर सकते हैं पेपर को। बाकी हिंदी का कोई भी पेपर जो है मैं नहीं कह पाती हूँ कि कोई भी हिंदी का पेपर रेकमेंड नहीं कर पाती हूँ। उसकी वजह ये है फ्रेंड्स कि हिंदी का कोई भी पेपर इतना सफिशिएंट नहीं होता है जो हमारे एग्ज़ाम की तैयारी करवा सके। तो पढ़ने के लिए आप लोग जनसत्ता पेपर है, राष्ट्रीय संस्करण है, जो कुछ भी है आप कर सकते हैं, लेकिन वो पूरे आपके कंप्लीट तैयारी नहीं करवा सकते हैं। द हिंदू आपको पढ़ना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत। अगर आप नहीं जानते हैं तो कुछ वहाँ से मैं न्यूज़ निकाल कर आप गूगल कर सकते हो, गूगल से पढ़ सकते हो, चाहे जैसे भी। दूसरी बात फ्रेंड्स, मैंने मेंस की बोला कि मेंस का ही सिलेबस को आधार क्यों बनाना चाहिए। उसकी वजह फ्रेंड्स ये है कि जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आप लोग हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में जानते हैं, ठीक है, इतिहास। तो इसके बारे में फ्रेंड्स जो बात है, आपको पता है कि इतिहास हमारा कितना बड़ा सिलेबस है, ठीक है। एंशिएंट है, मेडुअल है, मॉडर्न है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, इतना सब पता है। अब तो एक और आ गया है मॉडर्न, मतलब आज़ादी के बाद का भारत, बिपिन चंद्र की किताब आती है, अब जान ही रहे हैं। लेकिन आपके जब अगर प्रीलिम्स का सिलेबस में आप लोग देखेंगे तो देखिए ये लाइन फ्रेंड्स, बस इतना ही सिलेबस दिया है यूपीएससी ने। आप देखिए क्या दिया है, भारत का इतिहास 3 शब्द और एक जोड़ दिया, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन 3 शब्द, 3 3 6 और एक 7, मतलब 7 शब्द। आप बताइए 7 शब्दों में हम पूरे इतिहास को कैसे समझ सकते हैं और कैसे बता सकते हैं कि इसकी तैयारी कैसे की जा सकती है। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज करता है। उसी प्रकार फ्रेंड्स हमारा भूगोल का ये सिलेबस है,
ठीक है, इसमें भी हमें क्लियरिटी नहीं मिलती है। उसके बाद राजतंत्र, पॉलिटी, उसके बाद इकोनॉमिक्स, ठीक है, और उसके बाद इन्वायरमेंट वाला जो पोर्शन होता है हमारा जीएस थर्ड पेपर, ठीक है, ये है। और उसके बाद साइंस, सामान्य विज्ञान, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें सिर्फ ये देखना है कि प्रीलिम्स के सिलेबस में क्या क्या है, ठीक है, लेकिन इसको हमें बेस नहीं बनाना है, इसके बेस पे तैयारी नहीं करनी है। बस आप जानते रहिए कि इसमें क्या आता है, हमें तैयारी करना है मेंस के सिलेबस के आधार पर। फ्रेंड्स वीडियो थोड़ी सी अगर लंबी होगी तो आप लोग प्लीज़ इससे बोर मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि सिलेबस का जो है आप लोगों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और इसमें हम लोग सिलेबस के सारे टॉपिक को समझेंगे और डिस्कस करेंगे, तो शायद थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाए। तो आप लोग पेशेंस रख के इस वीडियो को देख लीजिएगा, और आगे से मैं कोशिश करूँगी कि आधे घंटे से ऊपर वीडियो ना हो, ठीक है। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। इसमें तो एक फ्रेंड्स होता है सी सेट, ठीक है, सी सेट होता है। तो सी सेट में आप लोग जान ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं है, बोधगम्यता है। और आप लोगों को मालूम है कि अब हमारा सी सेट जो है क्वालिफाइंग हो गया है। इसमें बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत पढ़ना है, लेकिन अब फिर भी सी सेट को हम हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है 33% इसमें क्वालिफाई करना होता है, मतलब 80 क्वेश्चन सी सेट में पूछता है और हमें 27 क्वेश्चन करना होता है। तो फ्रेंड्स इसके लिए हमें तैयारी, या अगर हमारा तैयार भी है तो रिवीजन कर लेना चाहिए। संचार कौशल है, इसके ऊपर बोधगम्यता होता है, और तार्किक कौशल ये है, निर्णय लेना, सामान्य बयान। क्योंकि जानते हैं आप लोगों को ये एक चीज़ है, पहले तो बहुत आसान आता था जब इसका नंबर ऐड होते थे, लेकिन जब ये क्वालिफाइंग हो गया तो ये बहुत ज़्यादा टफ होने लगा। जैसे कॉम्प्रिहेंशन आप लोग देखेंगे इतना बड़ा सा देगा और उससे क्वेश्चन पूछेगा, ये वो भी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, तो थोड़ा सा कठिन हो गया है और मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजेबल होता है। मैं बहुत डरती रहती हूँ सी सेट के लिए, क्योंकि मैं फ्रेंड्स आर्ट्स ग्रुप की स्टूडेंट्स हूँ, तो हमेशा मुझे मैथ नहीं आती है, तो मैं कॉम्प्रिहेंशन को ही फोकस करती हूँ। और कॉम्प्रिहेंशन के अपने तरीके होते हैं, कभी दिक्कत होगी आप लोगों को तो आप बता दीजिएगा, मैं कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के तरीके भी एक वीडियो डाल दूँगी। अभी तो 27 जून को पेपर है, तो उसके पहले मैं डाल दूँगी 1-2 महीने में, ताकि आप लोगों की समस्या अगर किसी को हो तो समाधान हो जाए। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये है 27 क्वेश्चन होता है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे, ये तो देखिए कुछ चीज़ें हैं फ्रेंड्स, बस एग्ज़ाम के बारे में है, कैसे है, क्या कर सकते हैं, सिलेबस कितने होते हैं, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं ये जो भी PDF है टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूँगी, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और ये रहा फ्रेंड्स मेंस का सिलेबस, जो हम लोगों के लिए परम पुरुषार्थ है, और सब कुछ है, जो कुछ भी है सब कुछ है। तो यहीं से हम लोगों की पूजा अर्चना शुरू होती है। स्टूडेंट और शिक्षक का कार्य में सिर्फ होता है पढ़ना और पढ़ाना। तो मैं भी आप लोगों की तरह एक स्टूडेंट्स हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि अगर किसी को थोड़ी सी मदद मिल जाए तो इससे कोई बुरा नहीं है। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला ये प्रश्न पत्र सेकेंड है। प्रथम प्रश्न पत्र जो फ्रेंड्स होता है वो निबंध का होता है, ठीक है, वो निबंध का होता है। आप लोगों को पता होगा, अभी 20 में जो एग्ज़ाम हुआ है आप लोगों ने देखा होगा, जो 2020 का एग्ज़ाम हुआ है 8 जनवरी को हुआ था, तो आप लोगों ने उसको देखा होगा। तो फ्रेंड्स उसमें सेक्शन ए सेक्शन बी आता है, 4 निबंध आते हैं, 4 में से आपको 1 करना होता है। फिर सेक्शन बी से 4 आता है, उसमें से आपको 1 करना होता है। मतलब टोटल 2 निबंध आपको लिखने होते हैं, और 2000 वर्ड में, मतलब 1000 वर्ड में लिखने होते हैं। जो कि अगर आपका कोई सब्जेक्ट जैसे ऑप्शनल है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोशियोलॉजी है, जो भी है, आपके सब्जेक्ट से कोई ना कोई जो निबंध है ज़रूर रिलेट करता है। यूपीएससी ऐसा ही बनाता है कि किसी भी बच्चे को ऐसा ना हो कि किसी को बहुत ज़्यादा लाभ मिल जाए, किसी को नहीं लाभ मिले। तो ऐसा वो बनाता है कि जीएस में भी आपके जो सब्जेक्ट है, जैसे आप हिंदी रख लेंगे तो वो तो जीएस में आपकी कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर आपने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस या कुछ भी मतलब ऐसे रखा है जो जीएस में भी भूमिका निभाता है, तो आपको बराबर की भूमिका इसमें जीएस में भी निभाता है और उसमें आपको मदद मिलती है। तो वो तो मिल जाता है, बाकी आप लोग पढ़ेंगे तो वो आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने निबंध वाला जो पेपर है नहीं डाला हुआ है, चाहे यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर, 1 मिनट में दिखा भी दे रही हूँ आपको। हाँ,
देखिए प्रश्न पत्र 1 है, ये चीज़ है निबंध का। उम्मीदवार को विविध विषयों पर निबंध लिखना होगा। उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे निबंध के विषय पर ही केंद्रित रहें। समझे फ्रेंड्स, मतलब जो भी हमारा एक टॉपिक होता है, निबंध होता है, और आपको पता है कि इसके अंदर हाइपोथेटिकल निबंध पूछा जाता है। मतलब कुछ भी किसी का स्टेटमेंट ही दे दिया जाएगा, जैसे गांधी जी का कोई स्टेटमेंट है दे दिया जाएगा, और उसमें आपको बोल दिया जाएगा कि 1000 वर्ड में लिखो। लेकिन अगर आपके पास लेखन शैली नहीं रहेगी, आपके पास वर्ड नहीं होंगे स्ट्रॉन्ग, मतलब लिखने की शैली नहीं रहेगी, क्षमता नहीं रहेगी, तो 1000 वर्ड लिखना फ्रेंड्स थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ते रहना है, मैगजीन पढ़ते रहना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जो मतलब निबंध है उस पर थोड़ा सा राइटिंग करना होता है। क्योंकि बहुत बार फ्रेंड्स जो निबंध हमारे होते हैं वो रिपीट भी करते हैं। जैसे मैं आप लोगों को थोड़ी सी वीडियो तो लंबी हो रही है, लेकिन मैं क्या बताऊं, बताने के मतलब रह नहीं पा रही हूं, थोड़ी सी बता दे रही हूं कि 2008 में फ्रेंड्स लोग कहते हैं कि निबंध या कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं। फ्रेंड्स यूपीएससी भी क्वेश्चन रिपीट करता है, बस हमें उसे समझने की ज़रूरत है। आपको देखिए उसमें पूछा था सुशासन में मीडिया की भूमिका, 2008 के मेंस के एग्जाम में पूछा था सुशासन में मीडिया की भूमिका। ठीक है, सुशासन में मीडिया की भूमिका, ये निबंध पूछा था। और इस निबंध को जो भी लिखा होगा समझते हुए, अपने करंट से जोड़ते हुए, आप देखेंगे 2019 में निबंध पूछा। मतलब ऐसा आप लोग देखते होंगे, ये एक वर्ड होता है पेड न्यूज। तो पेड न्यूज का मतलब फ्रेंड्स ये होता है, अगर हम जैसे किसी भी जो पत्रकार है उसे पैसे देकर अगर अपने पक्ष में कोई खबर छपवाते हैं तो उसे हम लोग पेड न्यूज कहते हैं। तो उसको जैसे उसमें पूछ दिया था, आप लोग देखे होंगे 2019 में ये थोड़ा सा ज्वलंत मुद्दा बन गया था कि जो मीडिया को जैसे संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है, तो अगर हमारा जो मीडिया है इतना ज़्यादा मतलब पक्षपातपूर्ण हो जाएगा तो हमारा जो लोकतंत्र है वो खतरे में पड़ जाएगा। तो ऐसे कई मुद्दे आए थे, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें पूछ दिया था कि जो पक्षपातपूर्ण मीडिया है वो हमारे संविधान के समक्ष एक खतरा है, लोकतंत्र के समक्ष जो है एक खतरा है। तो आप बताइए फ्रेंड्स, इस निबंध में और इस निबंध में क्या फ़र्क था? कोई भी फर्क नहीं था। अगर जो भी स्टूडेंट इन 2008 के इस पेपर को पढ़ा होगा, लिखा होगा, वो इसको आराम से बहुत आसानी से लिख लिया होगा। इसीलिए फ्रेंड्स मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा मतलब फोकस करती हूँ, और आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग कभी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अवॉइड नहीं कर सकते, क्योंकि वही हमारा एक बेस है, रास्ता है, बताता है। तो ये तो रही निबंध की बात फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। दूसरी बात है फ्रेंड्स, ये प्रश्न पत्र 1 हो गया। प्रश्न पत्र 2 है जो कि आप देख सकते हैं, जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था। तो ये जीएस फर्स्ट पेपर है फ्रेंड्स, ठीक है। तो जीएस फर्स्ट में आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भारतीय संस्कृति, इसमें देखिए जैसे क्या होता है, भारतीय विरासत और संस्कृति होती है, और विश्व का इतिहास होता है, भूगोल समाज होता है, ठीक है। तो इसमें इतिहास जैसे हम सिर्फ एक सब्जेक्ट को यहाँ पे फ्रेंड्स एनालिसिस करके दिखाएंगे, क्योंकि अगर सारे सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सिलेबस को एनालिसिस करने लगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, और मैं बिल्कुल ही नहीं चाहती कि वीडियो लंबी हो, और 2 पार्ट में भी बनाना नहीं चाहती फ्रेंड्स, क्योंकि मैं अगली वीडियो बिल्कुल करंट डालना चाहती हूँ, करंट का जो वीडियो वो डालना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास भी बहुत सारा वक्त नहीं है फ्रेंड्स, मुझे भी जून में पेपर देना है। तो इसलिए आप लोग एक जो सिलेबस को है मैं उसको अच्छे से एनालिसिस करके आप लोगों को बता दे रही हूँ। हालांकि पहले से भी इस चैनल पे पड़ा हुआ है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं इसमें कर दूंगी। बाकी उसी हिसाब से, उसी बेस पर आप लोग बाकी सब्जेक्ट का एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप लोगों को अगर प्रीलिम्स वाला सिलेबस याद है, जैसे था भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो 7 शब्दों में दिया गया था, तो उस 7 शब्द को आप लोग ध्यान में रखिए, और उसी से कंपैरिजन करते हुए आप लोगों को मेंस का सब्जेक्ट समझना है, मेंस का जो सिलेबस है उसको समझना है। क्योंकि मैंने एक बात आपसे बोली है कि हमें मेंस का जो सिलेबस है इसी को बेस बनाना है, इसी को आधार बनाकर हमें तैयारी करना है, ठीक है। तो क्यों करना है, मैं इसको प्रमाणित करना चाहती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए ये सिलेबस है इतिहास का, ये हमारा जीएस फर्स्ट पेपर है। यहाँ देखिए सामान्य अध्ययन फर्स्ट पेपर है, और वैसे तो प्रश्न पत्र 2 है, प्रश्न पत्र 1 निबंध था। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स, पहला क्या है,
पहला है, भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल होंगे। ठीक है, आप लोगों को ये बात समझ में आ रही होगी। तो हमें प्रीलिम्स के सिलेबस में ये समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, लेकिन फ्रेंड्स इसमें देखिए हमें पूरा इंडिकेट कर रहा है सिलेबस कि हमें पढ़ना क्या है और कहाँ तक पढ़ना है। जैसे भारतीय संस्कृति, हमें कल्चर की बात हो रही है, हमें कल्चर पढ़ना है और कहाँ से कहाँ तक, प्राचीन से लेकर आधुनिक काल तक। ठीक, और इसमें भी क्या पढ़ना है, कला, ठीक है, उसके बाद साहित्य, वास्तुकला, और इसके भी मुख्य पहलू पढ़ना है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, मुख्य मुख्य पहलू पढ़ना है। और आर्ट एंड कल्चर में 3 चीज़ों को पढ़ना है, कला, साहित्य और वास्तुकला पढ़ना है। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है, कला, साहित्य और वास्तुकला पढ़ना है। और इसके भी मुख्य पहलू, जिसमें ये आर्किटेक्चर है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब क्वेश्चन आप लोग प्रीलिम्स या मेंस दोनों के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हल करेंगे तो उसमें आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो मैं यही बस बताना चाह रही हूँ कि अगर आपको ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, मतलब पता नहीं चल पा रहा है, तो देखिए मेंस हमारा किस तरह से इंडिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा, जैसे दूसरा दे रहा है 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर 18वीं सदी फ्रेंड्स, मतलब 1750 प्लस, मतलब यहाँ से लेकर और कहाँ तक, भारतीय मतलब वर्तमान समय तक, 18वीं सदी से मध्य से लेकर मतलब 1750 से लेकर वर्तमान तक आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं को पढ़ना है। और व्यक्तित्व और विकास, मतलब उसमें जिन्होंने योगदान दिया उनके व्यक्तित्व और उनके विषय को पढ़ना है। ठीक है, ये भी देखिए इंडिकेट कर रहा है। दूसरी बात फ्रेंड्स, स्वतंत्रता संग्राम, इस फ्रेंड्स तो समझिए कि ये पूरे भी इतिहास की ये जान है, नींव है। अगर हम यूपीएससी की तैयारी या किसी भी एग्जाम की तैयारी नहीं करते तभी भी मुझे इस वाले पॉइंट को जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है फ्रेंड्स, क्योंकि हम एक इंसान हैं और भारत देश में रहते हैं। भारत देश का बात छोड़ दीजिए, अगर कोई भी इंसान है किसी भी देश में रहता है, अगर उसका कोई देश गुलाम कभी हुआ है तो उसे अपने देश के बारे में अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि इतना तो हमें जानकारी होनी चाहिए, हम जिसको बता सकें। अगर हमारे देश के बारे में कोई कुछ कहे तो हम उसको कह सकें, कुछ भी जवाब दे सकें, तो हमें ये जानना चाहिए। तो आप देखेंगे एक नैतिकता पूर्वक, तब इसके हिसाब से भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी भी इसको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोगों ने ये देखा कि जो हमारे 3 पॉइंट है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। और एक प्रकार से ये जो तीनों पॉइंट है फ्रेंड्स, आपको इसको हार्ड कॉपी निकलवाना है और इसको इस प्रकार से घेर कर आपको यहाँ पे ऐसे लिखना है P+M। इसका मतलब ये फ्रेंड्स, ये जो तीनों पॉइंट हैं ये प्रीलिम्स और मेंस परीक्षा दोनों ही भी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो मैंने आपको ये बताई कि आपको मेंस की तैयारी करना है और प्रीलिम्स इनडायरेक्टली अपने आप तैयार होगा, तो वो फ्रेंड्स यही रीज़न है। अगर आप बताइए इसको अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से समझिए कि 3 से 4 क्वेश्चन इस पॉइंट से प्रीलिम्स में भी पूछता है और मेंस में भी पूछता है। वही हाल यहाँ भी है, यहाँ से भी प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है और मेंस में भी आता है। और ये तो जान ही रहे हैं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री, ये तो बिल्कुल ही कहते हैं ना कि उसकी जान ही है इतिहास की पूरी, तो ये भी है। तो आप बताइए आपको क्या प्रीलिम्स के लिए अलग से मेहनत करने की ज़रूरत पड़ी? आप क्या पढ़ रहे हैं? आप तो सिर्फ मेंस पढ़ रहे हैं और मेंस के क्वेश्चन राइटिंग कर रहे हैं। लेकिन बस एक काम आपको इसके साथ करना है, प्रीलिम्स का जो क्वेश्चन पेपर है प्रीलिम्स का प्रीवियस ईयर के, उसको साथ में बस सॉल्व करना है। इतनी सी जहमत उठानी है आपको और आपका देखेंगे कि इनडायरेक्टली 60 से 70% क्वेश्चन जो है आपके तैयार हो जाएंगे। ठीक है, ये तीनों जो थे हमारे इतिहास के सिलेबस थे। चौथा जो है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। तो फ्रेंड्स इसके लिए बहुत ये छोटा टॉपिक है, जो बिपिन चंद्रा की किताब आती है आज़ादी के बाद भारत, उसमें कुछ चैप्टर हैं जो एकीकरण और पुनर्गठन वाला, तो बस वही पढ़ना होता है।
बाकी अगर मैंने इतिहास की वीडियोज डाला, हाँ, अगर मैंने कुछ वीडियो जिस पे डाली है तो अगर कंटिन्यू रह पाया तो मैं उसको भी बता दूंगी। फ्रेंड्स, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, तो प्रिपरेशन करती हूँ और ऊपर से एक मैं यूपीएससी मेंटोर हूँ, तो टाइम थोड़ा निकल जाता है। बच्चे हमारे मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं गाइड करती हूँ, बताती हूँ, तो उसमें मतलब टाइम नहीं मिल पाता, वरना मैं तो चाहती बहुत ही कि आप लोगों को इस पर ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अवेलेबल करा लूँ ताकि आप लोगों की मदद हो सके। लेकिन अगर मैं करा पाऊँगी तो ठीक है, नहीं तो आप लोगों को मैं सोर्स ज़रूर बता दूँगी कि आप लोग यहाँ से इस चीज़ को पढ़ लीजिए। दूसरी बात फ्रेंड्स, ये विश्व का इतिहास है, तो ये जो दोनों पॉइंट है फ्रेंड्स, इनको इस प्रकार से आपको घेर कर यहाँ तक, यहाँ से लेके मतलब 5वां और 6वां पॉइंट आपको लिखना है वनली यम। इसका मतलब ये है फ्रेंड्स कि ये सिर्फ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन कभी नहीं बने हैं आज तक पिछले ईयर में, और आई होप कि आगे कभी नहीं बनेंगे। तो बस जो चौथा और 5वां पॉइंट है ये सिर्फ मेंस का है, तो आप लोगों को कोशिश करना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर और जनवरी तक इस टॉपिक को ख़त्म कर लेना चाहिए, और जनवरी या फरवरी से इन तीनों पॉइंट को लिखना चाहिए, मतलब आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी जिन भी स्टूडेंट्स का, जिन भी एस्पिरेंट का पेपर है जो 2021 में देना चाहते हैं, ठीक है, वो लोग इसी 3 पॉइंट पर फोकस करें, और उसमें भी मॉडर्न हिस्ट्री पर ज़्यादा फोकस करें और आर्ट एंड कल्चर पे, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ से वो लोग तैयारी कर सकते हैं। दूसरी बात है फ्रेंड्स, जो ये 4 पॉइंट है ये 4 पॉइंट, ठीक है, ये भी ओनली यम, ये भी ओनली यम का मतलब है फ्रेंड्स ओनली मेंस। ये सोसाइटी का पार्ट है, और सोसाइटी का पार्ट सिर्फ मेंस का पार्ट है। इसमें आपको देखेंगे कि इसमें आपको वो नहीं होता, मतलब प्रीलिम्स में कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। और इसका सोर्स फ्रेंड्स मैं यही कह सकती हूँ जो मैंने पढ़ा है। मैंने तो क्लास 11 और 12 के NCERTs को पढ़ा, और इस बार आप देखेंगे जो दिसंबर 2020 की योजना जो मैगजीन है, आप उसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो भारतीय समाज पर ही आई है पूरा मुद्दे पे, तो वहाँ से आप करेंट को भी रिलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपके लिए ये सोर्स है फ्रेंड्स। दूसरी बात ये फ्रेंड्स पूरा भूगोल है, आप इसको तैयार करेंगे तो इसके साथ PT प्लस C मेंस दोनों आपके तैयार हो जाएंगे। तो ये फ्रेंड्स फर्स्ट पेपर है, और आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से हम सिर्फ मेंस की तैयारी करते हुए और मेंस की तैयारी के साथ साथ किस प्रकार से इनडायरेक्टली हमारी प्रीलिम्स की तैयारी कंप्लीट होगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये हमारा था GS फर्स्ट पेपर, ठीक है, ये GS पूरा जो था, जो फर्स्ट पेपर था, तो आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग GS सेकेंड पेपर भी देख लेते हैं। थोड़ी वीडियो बड़ी हो रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग देख लेते हैं। ये है फ्रेंड्स GS सेकेंड पेपर। आप लोगों को पता है इसमें पॉलिटी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाती है, ठीक है, पॉलिटी की बहुत बड़ी भूमिका है। शासन व्यवस्था, शासन, संविधान शासन प्रणाली, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो फ्रेंड्स यही देख लीजिए, शासन व्यवस्था मतलब गवर्नेंस और बाकी जो भी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये तो टॉपिक सिर्फ मेंस की है, और शासन ये जानते हैं पॉलिटी के। इसलिए फ्रेंड्स पॉलिटी आप लोगों को बहुत अच्छा से पढ़ना है। जिन भी स्टूडेंट्स को इस बार 2021 में देना है एग्ज़ाम, वो लोग पॉलिटी बहुत ही अच्छे से पढ़ें, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, और जो मैंने इतिहास के 3 पॉइंट बताए, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यहाँ से अगर ये सब चीज़ें और जो बजट सर्वे आया है, अगर उसको आप लोगों ने अच्छे से तैयार कर लिया तो इतने में प्रीलिम्स आपका निकल जाएगा। क्योंकि 54-55 क्वेश्चन आपको सही करना होता है 100 में, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है फ्रेंड्स। हम पेशेंस रख के और धैर्य के साथ अगर तैयारी कर रहे हैं तो निकल जाएगा। तो आप लोगों को देखेंगे यहाँ से लेके 12 पॉइंट तक, यहाँ तक 12 तक देख लेंगे। पूरा आप लोगों को प्रीलिम्स प्लस मेंस का पढ़ना है आप लोगों को इसी प्रकार से, ठीक है, दोनों का पढ़ना है। और
यहाँ तक देखना है, ठीक है। उसके बाद आपको उसके आगे जो है वो मेंस का टॉपिक है। जैसे ये नीचे मैं कर देती हूँ, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा है, ठीक है फ्रेंड्स। ये ये स्वास्थ्य शिक्षा है। तो यहाँ से लेके क्या कहते हैं, यहाँ से लेकर ये मेंस का टॉपिक है। तो इसे इस टाइम नहीं पढ़ना है आपको, एग्जाम के पहले। ये आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। जैसे अगर पहले आपने पढ़ लिया है तो ठीक है, लेकिन इस टाइम नहीं पढ़ना है, क्योंकि इस टाइम आपको ओनली प्रीलिम्स फोकस होना है और वही जो मतलब पॉइंट को, यूनिट को पढ़ना है जो प्री और मेंस दोनों की दृष्टि से बराबर की भूमिका निभाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपका रहा सेकेंड पेपर। अब ये रही फ्रेंड्स थर्ड पेपर, ठीक है। ये हमारा थर्ड पेपर है। तो इसमें फ्रेंड्स मैं जो है डिवाइड नहीं करूँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से इसमें हर जगह से क्वेश्चन कुछ ना कुछ आते ही हैं, क्योंकि इसमें डिवाइड नहीं किया जा सकता है। हर एक ज्वलंत मुद्दा बना रहता है। जैसे प्रौद्योगिकी है, इसमें इकोनॉमिक्स आता है, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा। तो इसमें आपको पूरा पढ़ना है। और वही जो इस टाइम बजट है, सर्वे है और इन्वायरमेंट वाला पोर्शन है, तो इसका सोर्स मैं बता दूंगी आप लोगों को कि कहाँ से पढ़ना है, और यहाँ तक कि मैं चैप्टर भी बता दूंगी। तो जिस भी स्टूडेंट को रिक्वायरमेंट होगी वो लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो वहाँ से मैं इसकी सूचना आप लोगों को दे दूंगी। इसमें बहुत ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो 40 मिनट से ऊपर हो रही है, तो मैं जल्दी से कर रही हूँ। तो इसमें आपको डिवाइड नहीं करना है, दोनों अच्छे से पढ़ना है। ये हमारा सिलेबस है। थर्ड पेपर है ये GS। इसके बाद फ्रेंड्स ये फोर्थ पेपर है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा बिगनर है, जैसे अभी जिनको मतलब 21-22 में देना है, तो मैं यही कहूँगी कि ये आप लोग यहाँ से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि ये नए नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि है। ये सिर्फ मेंस का टॉपिक है। यहाँ से हमारे प्रीलिम्स में क्वेश्चन नहीं आते हैं। यहाँ से तैयारी इसलिए शुरू करनी चाहिए फ्रेंड्स कि हमें गलत सही समझने की इसमें क्षमता आ जाती है। हम अच्छे बुरे में फ़र्क कर पाते हैं, और हमारे अंदर देखिए, हम अधिकारी हैं, अधिकारी बनना चाहते हैं, तो ऐसा गुण भी हमारे अंदर देखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसा कुछ करें जो उसके विरुद्ध हो। अगर हम भीड़ में भी खड़े हों तो हमारी एक पहचान होनी चाहिए, हमारे एटीट्यूड ऐसे होना चाहिए, हमारे व्यक्तित्व इस प्रकार से होना चाहिए कि वो बता सकें कि आप भावी प्रशासक बनने वाले हो, ठीक है। तो इससे ये सब चीज़ का मतलब निर्धारण होता है। और ये सारे टॉपिक अनअकैडमी पे जितने जो भी बच्चे हैं आप उस पर पढ़ सकते हैं, कहीं से कोई भी सोर्स अप्लाई कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये रहा मेंस का फ्रेंड्स। बस इतने ही हमारा सिलेबस है। बाकी ऑप्शनल जिनका भी होगा, मैं कभी, मेरा जैसे इतिहास है, मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट इतिहास है, तो मैं कभी ऑप्शनल इतिहास का जो सिलेबस है उससे मैं डिस्कस कर दूंगी। और ऑलरेडी मैंने यूट्यूब पर बहुत सारा वीडियोज डाल के रखा हुआ है, जैसे हिस्टोरियोग्राफी का, सबका, तो आप उसको देख सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर कोई भी रिक्वायरमेंट आप लोगों की होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, बता सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि उस पर मैं वीडियो बना सकूँ टाइम निकाल कर। टाइम का स्टूडेंट हम लोग को पता है कि हम स्टूडेंट लाइफ में, और OB UPSC की अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो टाइम का बहुत ही ज़्यादा अभाव होता है, उसमें टाइम को निकालना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश किया है, और करंट का वीडियो मैं डेली, मैं आप लोगों से प्रॉमिस कर रही हूँ कि डेली आप लोगों को करंट की वीडियो मिलेगी। मैं कोशिश करूँगी कि एक दिन भी गैप ना हो, क्योंकि जिनका भी इस बार लास्ट अटैम्प्ट है, मेरी ईश्वर से कामना है और मेरी शुभकामना उनके साथ है कि लास्ट अटैम्प्ट ही सही पर उनका सिलेक्शन हो जाए। ऐसे बहुत सारी हाउसवाइफ हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, तो मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि उन लोगों का सिलेक्शन हो। बहुत ज़्यादा उन लोगों से मुझे भी इस बात का हौसला मिलता है और हिम्मत मिलती है कि अगर ये लोग इतने ज़्यादा परेशानियों के साथ UPSC करने का हिम्मत रखती हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ। हर एक इंसान कर सकता है, सबके अंदर वो हिम्मत है फ्रेंड्स। तो हम बस आपकी मेहनत में, आपकी कामयाबी में थोड़ी सी मदद कर रहे हैं। करना सिर्फ आपको है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ हम वीडियो को फ्रेंड्स समाप्त करते हैं। वीडियो बिना स्किप किए हुए इसको ज़रूर देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा काम की वीडियो है, सिलेबस का डिस्कशन है। मैं इस पर कोशिश करूँगी क्वेश्चन डिस्कशन भी ला सकूँ, लेकिन अभी तो फ़िलहाल करंट ही पढ़ाएंगे। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो भी जितना भी टाइम लगे, क्योंकि 12 महीने इधर उधर 20 के, और इधर कम से कम 5 महीने मई तक। तो मई तक तो क्या, अभी तो फरवरी चल रहा है,
तो फरवरी के पहले जनवरी तक का वीडियो अभी आपको 1 महीने के अंदर पूरा मिल जाएगा। और आगे जैसे जैसे मतलब मंथ जाएंगे वैसे वैसे उसकी भी वीडियो मिल जाएगी, मतलब मई तक आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। और पूरी भी जो पूरे सिलेबस को फॉलो जो भी कर लेंगे उनका मतलब एग्ज़ाम आई होप कि बहुत अच्छा होगा। और जिनका भी एग्ज़ाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। हम लोग अच्छे से डट के तैयारी करते हैं और हम आपके साथ हैं। हमारा भी पेपर है और आप लोगों का भी है। जिनका 2021 में है उनके लिए बहुत बहुत शुभकामना कि वो इस बार क्वालिफाई करें, मेंस में बैठें, इंटरव्यू तक जाए और फाइनल सिलेक्शन लें। इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहती हूँ मैं। और फ्रेंड्स, करेंट की डेली वीडियो आएगी, आप लोग उसे देखने का प्रयास कीजिएगा और कोशिश करिएगा कि उसकी आप नोट्स बना सकें। लेकिन फिर भी किसी भी स्टूडेंट को अगर दिक्कत होगी, नहीं बना पाएंगे, तो मैं उसकी पीपीटी या पीडीएफ जो भी होगी मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दिया करूँगी। आप लोग वहाँ से फ़ोटोकॉपी या प्रिंट या कैसे भी पढ़ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो को इतनी देर तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।